हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू सेट नंबर 63 के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। हमारी सीरीज की टैगलाइन है, अब सवाल तुमसे डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि आप सवालों को करेंगे सबसे तेज, और वो भी कहते हैं ना, फास्टेस्ट पॉसिबल मेथड के साथ। सवाल तो डरेगा, लेकिन ये डर सवालों में तभी पैदा होगा जब आप इस मैथ्स प्रैक्टिस की सीरीज को हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को सुबह 11 बजे आकर इस एग्जामो यूट्यूब चैनल पर करेंगे। सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। और अगर आपने डीपीक्यू कंप्लीट अच्छे से किया तो भैया देखो, सिलेक्शन बाई चॉइस होगा। कट ऑफ की चिंता नहीं करोगे आप उच्चतम अंक हासिल करेंगे एग्जाम में। सिलेक्शन बाई चॉइस लेना है हमें, बाई चांस नहीं, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है इस डीपीक्यू की, तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके क्यूआर कोड स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर ये यूज़र नेम सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। नए बच्चों के लिए कि डीपीक्यू सीरीज़ क्या है, अगर आपको जानना है तो आप इस पेज पर दी गई पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि डीपीक्यू सीरीज़ क्या है और इससे क्या बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। उससे अगर आपको कंप्लीट मैथ सीखनी है तो आप एग्जामो लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कोर्स का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर उसके बाद फर्दर इंक्वायरी है तो हमारी टीम को आप व्हाट्सएप मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं, और फर्दर जो भी क्वेरीज हैं बैच को लेके आप इनसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। सवाल कह रहा है कि जो एवरेज नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हैं ईटन बाई ए बॉय एक इन ए ईयर इज़ 242। If the average number of toffees eaten by him in the first 6 months of the year is 320, then find the average number of toffees eaten by him in the next 6 months of the year. तो देखो, एक साल में दो जो टाइम पीरियड हैं वो टाइम पीरियड हैं आपके 6 मंथ्स पहला और 6 मंथ दूसरा। इस तरह के आपके दो टाइम पीरियड हैं। तो एक तरह से अगर मैं टाइम रेशियो की बात करूंगा तो आपका टाइम रेशियो 1:1 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 6 मंथ और 6 मंथ का जो पीरियड है, इस टाइम रेशियो को हम लिखेंगे 1:1। अब आपसे ये बोल रहा है कि भाई जो ओवरऑल एवरेज है, मतलब इस एक साल का एवरेज अगर मैं देखूंगा तो ये 242 निकल के आएगा। अब पहले 6 महीने का जो औसत है वो 320 है, यानी ये वैल्यू मेरी 320 है। यहाँ पर क्या है मुझे पता नहीं है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? तो बहुत सिंपली आप लगा सकते हो। आपको जो नहीं पता उसको आप x मान लीजिए। तो आप कहोगे टोटल जो कंजम्पशन है टॉफीज़ का वो 320 प्लस x होगा, और जो कि औसत हमारा 242 है। अगर औसत हमारा 242 है तो भाई ये बताइए आप सभी कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे 242 × 2 के बराबर होगा। अगर मैं एवरेज की कैलकुलेशन करूं फर्स्ट 6 मंथ और नेक्स्ट 6 मंथ का, अगर मैं औसत निकालूंगा तो वो औसत कितना निकलेगा? औसत 242 आएगा। तो टोटल जो है 242 × 2 बनने वाला है। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 484, और इसमें से क्या होगा? 320 आपका माइनस हो जाएगा। ये 320 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 164। 164 आपकी वैल्यू क्या है? ए। ठीक है, तो ये जो एवरेज आपको दिया है ना, ये एवरेज बेसिकली किन चीज़ों का दिया है इसको आपको समझना है। दो टाइम पीरियड है, 6 मंथ और 6 मंथ। ठीक है, यहाँ जो कंजम्पशंस हो रहे हैं उनका औसत जो है ये 242 दिया हुआ है आपको। तो दो जो 6 महीने के टाइम पीरियड हैं, उन 6 महीने के टाइम पीरियड को उनका हमने औसत निकाला है, तो वो वैल्यू 242 आई है। एक 6 मंथ का हमें 320 पता था, दूसरे का नहीं पता था, वो हमने सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए ये सवाल आपसे क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि आपको एक बार चार्ट दिया है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दो स्कूल्स के 6 साल के पीरियड में रिप्रेजेंट किए गए हैं। ब्लू वाला स्कूल ए है और ऑरेंज वाला स्कूल बी है। तो जैसे आप 2008 में जाओगे तो देखो, स्कूल ए मतलब 640 और स्कूल बी का मतलब है 550। तो इस तरह से हर साल का डेटा हमें
दिया हुआ है कि जो इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं स्कूल्स के वो कितने हैं। सवाल कर रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल बी ड्यूरिंग द 6 ईयर पीरियड करेक्ट टू डू डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपको पता है इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं सेकेंड्स में लगा सकता हूं बी। कैसे? रॉसम अप्रोच, ठीक, बस सेकेंड्स में लगा दूंगा ऐसे कि इसका उत्तर बी ही आएगा। ठीक है, कैसे मैं इस पर आऊंगा, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। तो अगर आपको बी स्कूल का एवरेज निकालना है तो नॉर्मल प्रोसेस क्या है? नॉर्मल प्रोसेस है कि भाई ये देखो जो डेटा है ऑरेंज कलर के चार्ट का जो डेटा है, अगर हम उसको देखने जाएंगे तो देखो सबके अंत में एक जीरो तो आ ही रहा है। जीरो को छोड़ के जोड़ लेते हैं पहले, तो आप कहोगे 55 है, 55 के बाद आपका 82 है, 137 हो गया, 137 में आपने 60 जोड़ा 197 हो गया, 197 में आपने 75 जोड़ा 272 हो गया, 272 में आपने 50 जोड़ा 322 हो गया, 322 में 48 जोड़ा तो 370 हो गया, तो 370 ये हो गया और सबके अंत में एक जीरो था ही एडिशनल, तो ये 3700 हो गया। और 3700 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा। तो 3700/6 को अगर आप डिवाइड करने जाएं तो क्या मिलेगा बताओ? आप कहोगे 6×36 आएगा, 1 बचा 10 हुआ, 6×9 6 हुआ, 4 बचा 40 हुआ, 6×36 हुआ, फिर 4 बच गया। अब आप जाओगे तो 616 दशमलव कुछ कुछ देखते ही आप कहोगे मेरा आंसर बी होगा। 616 से एक ही ऑप्शन शुरू होता है। वैसे ही बाद में अगर आप देखो तो 4 बचता है आपका रिमाइंडर, तो 4 बचेगा तो आप जाओगे तो 6×36 बनेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 36 बनेगा, ऐसे करके डॉट 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 चलता जाएगा, जिसको आप बोल सकते हो 616.67, ये आपका आंसर बनेगा। बट जाहिर सी बात है, जब मैंने कहा था कि मैं रॉसम अप्रोच से इसको तुरंत बी लगा सकता हूं, तो मैंने ये तो काम नहीं किया। आखिर मैंने क्या किया, इस चीज को आपको मैं समझाना चाहता हूं। तो बहुत गौर से जरा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर मैं किसी भी संख्या को 6 से डिवाइड करता हूं तो क्या संभावना है। इस सिंबल का मतलब है रिमाइंडर। एक कोई संख्या है मेरे पास, उसको मैंने 6 से डिवाइड किया, तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, शेषफल क्या क्या आ सकता है। अगर संख्या डिवाइड हो गई तो आप कहोगे रिमाइंडर क्या है, 0 है। अगर संख्या डिवाइड नहीं हुई तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, या फिर मेरा रिमाइंडर 2 आ सकता है, या फिर मेरा रिमाइंडर 3 आ सकता है, या फिर मेरा रिमाइंडर 4 आ सकता है, या फिर मेरा रिमाइंडर 5 आ सकता है। ये संभावना है। अब देखो रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो क्या हुआ, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो n/6 की जो वैल्यू है वो एक प्योर इंटीजर आएगी, प्योर इंटीजर आएगी। ठीक है, मान लेते हैं वो जो इंटीजर है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि वो i है। ठीक, i मतलब इंटीजर। अब जो एक रिमाइंडर आएगा वो कैसा दिखेगा, आप कहोगे i तो मिलेगा ही, प्लस जो एक रिमाइंडर है तो ये +1/6 मिलेगा। तो वो वैल्यू i पॉइंट, ये 1/6 की जो वैल्यू होती है वो देखो तो क्या होती है 1666। अगर आप 1/6 करोगे तो इस तरह से डिवाइड करके मिलता है। अगर आपको ध्यान हो तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू 16 2/3 परसेंटेज में होती है। तो 2/3 जो होता है ना वो क्या होता है 666 कॉन्टिन्यूड। तो 1/6 की डेसिमल वैल्यू कुछ ऐसी होगी, तो ये वैल्यू 1.66 कॉन्टिन्यूड इस टाइप की आएगी, जिसको मैं i.167 भी बोल सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, कुल मिला के। या मैं इसको 1667 भी बोल सकता हूं, मतलब कहीं भी मैं 7 लगा सकता हूं, लाइक दिस कुछ इस तरह का डेटा बनने वाला है अगर एक रिमाइंडर आया तो। ठीक है, अगर राउंड ऑफ करके लिखोगे तो आप कहोगे i.17 भी लिख सकता हूं कि इंटीजर पार्ट आएगा और पॉइंट में 17 आएगा या 1667 आएगा। अगर 2 आया तो ये i प्लस 2/3 बनेगा, 2/6 बनेगा, रिमाइंडर 6 है ना तो 2/6 हो गया। अब 2/6 तो 1/3 होता है, तो 1/3 का मतलब i.333 डॉट डॉट डॉट। सो इंटीजर पार्ट आएगा, दशमलव में 3 आएगा कॉन्टिन्यूड, है ना। अगर रिमाइंडर 3 आया तो i तो बनेगा ही, प्लस में 3/6 बनेगा, और 3/6 0.5 के बराबर होता है, तो मेरा आंसर होगा i.5। अगर 4 आया तो आप कहोगे i प्लस जो 4 रिमाइंडर है वो 4/6 यानी 2/3 बन जाएगा। तो 2/3 की वैल्यू आपको पता है 66 कॉन्टिन्यूड है, जिसको मैं i.67 भी बोल सकता हूँ। 5 आया तो ये i प्लस 5/6 बनेगा डिवाइड होने पे, और 5/6 की वैल्यू सभी को पता है परसेंटेज में क्या होती है 83.33%। ये मैं यहाँ पर 0.833 डॉट 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 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसको बहुत गौर से समझना। यानी 6 से डिवाइड करने पे
कोई भी संख्या हो, रिमाइंडर या तो नहीं आएगा 0, तब तो केवल इंटीजर मिलेगा, और अगर रिमाइंडर कुछ है तो 1 2 3 4 5 6 में से होगा। और अगर 1 2 3 4 5 6 में से है तो भैया मेरे दशमलव के बाद जो संख्याएं आएंगी ये 0.166 कॉन्टिन्यूड, ठीक है, या फिर 0.33 कॉन्टिन्यूड, या फिर एग्जैक्टली I.5, मतलब 0.5 आएगा दशमलव के बाद, या फिर I.66 कॉन्टिन्यूड, या फिर I.83 कॉन्टिन्यूड। ये बात समझ में आ रही है। अब एक और चीज देखना, ये रिमाइंडर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है कि अगर मेरा रिमाइंडर इवन है, 2 और 4 है, तो दशमलव के बाद जो संख्या होगी या तो 0.33 होगी या 0.66 कॉन्टिन्यूड होगी, 0.33 कॉन्टिन्यूड होगी, ठीक है, अगर इवन रिमाइंडर है तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर ऑड रिमाइंडर है, 1 3 5 में से है, तो दशमलव के बाद या तो 1 6 6 आएगा डॉट डॉट डॉट, या फिर दशमलव के बाद एग्जैक्टली 5 आएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, या 5 आएगा तो 0.83 कॉन्टिन्यूड आएगा, ठीक है। आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है? देखिए एक और कॉन्सेप्ट साथ में सीख लो, जिंदगी बड़ी सरल हो जाएगी। अगर मेरे पास एक इवन नंबर 6 एक इवन नंबर है, तो जब मैं डिवाइड करने जाऊंगा, मैं कोई भी मल्टीपल ले लूँ 6 का, 6 को आप अगर k टाइम्स करेंगे तो वो इवन नंबर ही मिलेगा। तो अगर मैं आपसे ये बता दूं कि n मेरा इवन नंबर है, n अगर इवन नंबर है, तो जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी इवन होगा, क्योंकि 6 का पहाड़ा आप पढ़ लो, 6 का कोई भी मल्टीपल ले लो इवन ही आएगा। तो जो बचेगा वो रिमाइंडर हमेशा इवन होगा। यानी अगर मैं इवन नंबर को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर या तो 2 आएगा या 4 आएगा। यानी दशमलव के बाद मेरी संख्या है तो दशमलव में 3 3 देगी, या फिर दशमलव में मुझे 6 6 देगी, और कुछ दे ही नहीं सकती है। और अगर n मेरा मान लिया ऑड हो गया, तो आप जब पहाड़ा पढ़ोगे 6 का तो हमेशा इवन नंबर आएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हमेशा ऑड होगा, और ऑड रिमाइंडर पे जो आपका दशमलव के बाद संख्याएं हैं वो ये मिल सकती है मुझे। अब इस बात का ख्याल अगर आपको है तो आप इस सवाल को वापस जाके देखिए, और बिना कैलकुलेशन के रॉसम अप्रोच से आंसर लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है? मैंने कहा कि देखो ये 6 साल है, तो भैया 6 से डिवाइड होना, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। और अगर आप डेटा देखो बी का, ये सारे जितने भी चार्ट में डेटा दिए हैं सबके अंत में 0 है डेटा के, यानी सारे इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स इवन नंबर्स हैं। तो जब आप बी का टोटल करोगे तो क्या यहां इवन नंबर आएगा? यस। अब एक इवन नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर देख के पता चल रहा है कि भैया रिमाइंडर वाला केस है। अगर रिमाइंडर वाला केस नहीं होता तो दशमलव के बाद कोई वैल्यू आती ही नहीं, इंटीजर मिलता खाली। तो अगर इवन नंबर को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा इवन नंबर आएगा, यानी रिमाइंडर या तो 2 आएगा या 4 आएगा। तो एक बार 0.33 कॉन्टिन्यूड मिलता है और एक बार 0.66 कॉन्टिन्यूड मिलता है। आप ऑप्शन में देखिए 0.33 वाला केस तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है। जो 0.66 वाला केस कॉन्टिन्यूड है उसी को मैं 0.67 लिख सकता हूं, यानी आंसर बी है। इसलिए जब मैंने ये सवाल पढ़ा था तो मैंने कहा था मैं रॉसम अप्रोच से आंसर बी डायरेक्टली मार्क कर सकता हूं बिना कैलकुलेशन के। आप सोचिए अगर ये बात आपको क्लियर है तो आप क्या देखेंगे कि भाई स्कूल बी का एवरेज निकालना है मुझे, सारा इवन नंबर है दिख रहा है, तो रिमाइंडर 2 या 4 वाला केस है 6 से डिवाइड करने पे, तो आंसर के अंत में या तो 0.33 आएगा या 0.66 आएगा। तो मेरा आंसर बी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते जिसमें एक में 0.33 होता और एक में 0.67 है, या 2 में 0.67 होता, तब तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते, वरना हम सीधे आंसर लगा देते। ठीक है, तो जरूर बताना ये एडिशनल जो डिस्कशन मैंने किया है आपको आर्ट ऑफ कैलकुलेशन का, कि आप रॉसम अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, और क्या आप इसकी सच में प्रैक्टिस करोगे? क्या आपको ऐसी टेक्निक्स में और बताऊं या ना बताऊं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, एक ब्रिज को क्रॉस करती है 45 सेकंड में और एक पोल को क्रॉस करती है 18 सेकंड में। आपको बताना है कि ब्रिज की लंबाई क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आपको यह समझना है कि जब एक ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी तो इसको इस क्रॉसिंग में कितनी दूरी चलना पड़ता है ये समझना होता है। एक पोल को क्रॉस करने में ट्रेन अपनी खुद की लेंथ चलती है। ट्रेन जो है
खुद की लेंथ को चलती है तो ट्रेन पोल को क्रॉस कर लेती है। अगर यही ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है तो ट्रेन को खुद की लेंथ चलना पड़ता है, खुद की लेंथ चलती है ट्रेन, साथ ही साथ इसको ब्रिज की लेंथ भी चलना पड़ता है क्रॉस करने के लिए। ठीक, यहां इसको लगता है 18 सेकंड और यहां इसको लगता है 45 सेकंड। अब इन दोनों केसेस को आप ऐसे समझो कि यहां 18 सेकंड लगा, यहां 45 क्यों लगा, यहां 27 सेकंड ज्यादा क्यों लगा। आप तुरंत ही बोलोगे कि देखो यहां खुद की लेंथ तो जाना ही जाना है, तो उसमें तो इसको 18 सेकंड लगते हैं। टोटल 45 क्यों लगा, क्योंकि बाकी का 27 सेकंड इसको लगा होगा ब्रिज की लेंथ को क्रॉस करने में। अब ब्रिज की लेंथ किसके बराबर होगी, 70 की स्पीड से 27 सेकंड में चली गई दूरी। तो 70 को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 से गुणा करूंगा और 27 सेकंड टाइम है, टाइम से गुणा करूंगा। 27 सेकंड में ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर लेती है, तो 27 सेकंड में ट्रेन कितना चलती है लिख दिया मैंने। इसी को मुझे सॉल्व कर लेना है। तो ये बनेगा 18 से काटोगे, ये 18 इंटू 1.5 है, 1.5 27 होता है। फिर आप क्या करो, 70 को 1.5 से गुणा कर लो, 105 मिल जाएगा, इंटू 5 करना है और 105 इंटू 5 आपका 525 मीटर के बराबर हो गया। तो ब्रिज की लेंथ जो है 525 मीटर के बराबर हो गई। सिंपलेस्ट वे है सोचने का 525 मीटर। अब आप इस सवाल को मेंटली कर सकते हो, अगर नेक्स्ट टाइम आया तो सब लिखने की जरूरत नहीं है भैया 27 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि अब ब्रिज की लेंथ एडिशनल चला जाना है। तो 27 सेकंड में ट्रेन ब्रिज की लेंथ निकाल लेंगे भाई, 70 से 5/18 करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या बड़ी बात है। सवाल है कि a प्लस 1/a 7 के बराबर है, तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, हम यहां से निकालेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो ये क्या मिलता है, अगर हमारा a प्लस 1/a k के बराबर होता है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, ये k स्क्वायर -2 के बराबर हो जाता है। तो ये 49 - 2 47 के बराबर हो जाएगा। अब फर्दर में अगर इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर करूंगा तो ये a की पावर 4 बन जाएगा, और यहाँ पर ये अब 47 का स्क्वायर -2 आ जाएगा। 47 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, ये 50 से 3 कम होता है तो आखिरी के 2 अंक 0-9 हो जाते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लास्ट 2 डिजिट इससे लिखोगे तो 0-9 लिखोगे। और फिर ये देखते हैं कि भाई ये अगर 50 से 3 कम था तो 25 में 3 घटा दो और ये पहले की 2 डिजिट मिल जाती हैं। फिर इसमें 2 घटेगा तो ये वैल्यू 2207 आएगी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दैट इज योर आंसर। हाँ जी, तो ये एक तरीका है कि इसको सॉल्व करने का सिंपलेस्ट वे है कि भाई डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। इस तरह के स्टैंडर्ड स्टेप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं होगी। सवाल कर रहा है कि एक सेल्समैन है, उसको 11% का कमीशन अलाउड है टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 4% ऑन द सेल्स ओवर 50,000 if the total earning of salesman is 10,300 फाइंड द टोटल सेल। तो टोटल सेल आपको बतानी कितनी है। सवाल को बहुत ही गौर से समझिएगा, बहुत अच्छे समझाता हूं मैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मान लिया मैं टोटल सेल को इस लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं और इसके 2 हिस्से करता हूं। मैं कहता हूं कि भाई देखो ये 50,000 है, तो 50,000 तक की सेल में दिया हुआ है कि 11% कमीशन मिलेगा, तो मैं इसको लिखता हूं कि ये 11% है। ठीक है, फिर आप कहोगे कि अगला जो अमाउंट है जो पता नहीं है, 50,000 के ऊपर की जो सेल है उस पे 4% बोनस भी मिलता है। तो कहने का मतलब है कि क्या यहां 15% मिलेगा कमीशन। यस, ये वैल्यू कितनी है अननोन है, नहीं पता है कि कितने पे 15% मिल रहा है, ये मुझे मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है। अब आपसे इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि भैया जो टोटल अर्निंग है वो 10,300 है, ये मुझे दिया हुआ है, और बताना है कि टोटल सेल कितनी होगी। तो देखो एक काम करो आप, मैं कुछ चीज़ सिखा रहा हूं कि देखो ये जो वैल्यू 15% यहां पर आपको मिली है, अगर मैं कहूं यहां भी मुझे 15% चाहिए, मुझे पता है कि ऐसा अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो टोटल मुझे 10,300 रुपए का कमीशन मिलेगा। यानी 11% 50,000 का प्लस 15% इसका 10,300 के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं एक काम और करूं, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं एक काम करना चाहता हूं कि मैं यहां पर
4%, मतलब इस 11 को मैं 11 ना रख के 15% बनाना चाहता हूं मान लिया। तो आपने कहा अगर आपने इसको 15% बनाया तो बेसिकली आपने किया क्या है कि 11% तो था ही, आपने 50,000 का 4% एक तरह से एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया। तो जो कमीशन है वो 10,300 नहीं रहेगा। अब कमीशन कितना हो जाएगा, +4% ऑफ 50,000, यस और नो। लेकिन इसको करने का फायदा क्या हुआ कि जब 15% मैंने यहां भी बना दिया, 15% यहां तो है ही, तो अब मैं कहूंगा कि भाई ये 15% है मान लिया टोटल सेल का, टीएस टोटल सेल का। तो टोटल कमीशन क्या बन गया, 15% ऑफ टोटल सेल इज इक्वल टू 10,300 प्लस जो आपने 4% निकाला। देखिए 1% निकालो पहले, ये 500 होगा। 1% निकालने के लिए 2 जीरो काट देते हैं, यानी 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से सीधा गुणा करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2,000। तो आप कहोगे कि 15% ऑफ टोटल सेल्स इज इक्वल टू 12,300। यहां से अगर मैं टोटल सेल निकालने जाऊंगा, 15 से काटता हूं, 15 8 120, 15 दूना 30, 82 से शुरू होने वाला एक ही उत्तर है बी, वही सही हो गया। 82,000 आ जाएगा, मतलब 820 आएगा, फिर 100% निकालोगे तो 82,000 हो जाएगा। आप कहोगे सर लेकिन तो आपने यहाँ पर बोनस 4% जब यहाँ दे दिया तो टोटल सेल सेम क्यों आया, टोटल सेल चेंज नहीं होगा? नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैंने टोटल सेल को नहीं बदला, बस जहां पर 11% था वहां पर मैंने 4% एक्स्ट्रा बोनस दे दिया ताकि पूरे में 15% हो जाए। और जो कमीशन टोटल 10,300 का था वो मैंने 4% जो बढ़ाया है, मैंने 50,000 रुपये बढ़ाया है, वो मैंने इसके कमीशन में ऐड कर दिया ताकि इक्वेशन डिस्टर्ब ना हो। तो टोटल सेल की वैल्यू जो 11% और 15% पे है वो मैंने बदली ही नहीं है, और कमीशन को मैंने एडजस्ट कर दिया है। जो मैंने चेंज किया इधर वो उसके हिसाब से कमीशन बदल दिया, तो कमीशन की नई वैल्यू ये हो गई और टोटल सेल की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये सवाल ज़्यादा सरलता से होगा। वरना आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, फिर आप 11% आप लिखोगे 50,000 का, प्लस आप कहोगे 15% है, ये जो वैल्यू है ये मान लेते हैं एक्स है, तो आप कहोगे एक्स होगा, ये 10,300 के बराबर करोगे, फिर आप यहाँ से एक्स सॉल्व करोगे, फिर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा एक्स प्लस 50,000, क्योंकि 50,000 तक 11% था और एडिशनल एक्स आपने माना, तो एक्स प्लस 50,000 आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैंने जो मेथड बताया है जिसमें हमने एडजस्टमेंट किया 4% एक्स्ट्रा दे के, आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। आप आसानी से कर पाएंगे, मतलब बहुत कम लिखना पड़ेगा एग्जाम में और फटाक से उत्तर भी आ जाएगा आपका। ठीक है। ये सवाल कह रहा है आपसे कि एवरेज मार्क्स 54 स्टूडेंट्स का 77 है। अगर दो स्टूडेंट के जो नंबर हैं इनकरेक्टली इंटर हो जाते हैं आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट इंस्टेड ऑफ 72 एंड 43 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द करेक्ट एवरेज। तो देखो दो बातें सबसे पहले समझनी है आपको। दो नंबर थे 72 और 43, पर हुआ ये कि इसका उल्टा इंटर हो गया। क्या उल्टा इंटर हो गया, 27 इसकी जगह इंटर हो गया है और इसकी जगह 43 इंटर हो गया। मैंने माइनस क्यों किया वो आपको समझ में आएगा अभी, इसको आप ऐसे चलो छोड़ दो। अभी 72 की जगह 27 इंटर हो गया और 43 की जगह इसका उल्टा 34 इंटर हो गया, इसलिए जो एवरेज है, बाकी सारी चीजें सही इंटर हुई, जो एवरेज है यहां पर वो कितना है, एवरेज आपका आ रहा है 77। यहां का औसत आपको निकालना है कितना होगा। ठीक है, अगर इनको करेक्ट कर दूं मैं तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि भाई जो संख्याएं आपने इंटर अंटर करके एवरेज निकाला है वो कम कम लिया आपने। 72 की जगह 27 लिया, कम लिया। 45 की जगह 34 लिया, कम लिया, तो ये औसत कम आया होगा। तो जो नया मतलब ओरिजिनल एवरेज आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा, 77 से ज़्यादा आएगा। तो 77 से ज़्यादा आएगा, तो इसमें सारे ऑप्शन 77 से ज़्यादा हैं क्या? नहीं, 3 ऑप्शन 77 से ज़्यादा है, एक कम है, वो गलत हो गया। अब सही एवरेज कैसे लिखेंगे, तो आपको करना क्या है, 27 को हटाना है, 72 को लाना है, 34 को हटाना है, 43 को लाना है। तो ग्रुप में क्या होगा, सरप्लस क्रिएट होगा। अब 72 में मैं 27 को घटाऊंगा 45 हो जाएगा, 43 में मैं 34 को घटाऊंगा तो 9 हो जाएगा। तो टोटल ग्रुप में 54 का सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं बदलेंगे, वो तो दो हटा रहे हैं, दो चेंज कर रहे हैं, एक तरह से चेंज हो रहा है।
तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं बदलेंगे। तो औसत पहले 77 था, अब क्या हुआ, करेक्शन की वजह से 54 का सरप्लस आ गया तो +54, और 54 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो 54 लोगों में अगर 54 को बांटेंगे औसत हमारा 1 से बढ़ जाएगा, तो 77 के बजाय 78 हो जाएगा। आंसर हो गया सी। पर एक चीज अगर आप और समझ लो भाई, देखो इस सवाल में जो टाइम लगना है वो लगना है इसका डिफरेंस निकालने में। अब ये डिफरेंस का एक स्पेशल पैटर्न है, देखना 72 का उल्टा है 27, 43 का उल्टा है 34। तो ये डिफरेंसेस जो मैंने 45 लिखे हैं ये घटा के नहीं लिखे मैंने अंतर पता है कैसे लिखा कि 7 2 का अंतर होता है 5, तो मैंने कहा 5 इंटू 9 45। 4 और 3 का अंतर होता है 1, तो 9 इंटू 1 9। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट देखो, कभी भी तुम्हारे पास एक 2 अंकों की संख्या हो ए बी, तो इस 2 अंकों की संख्या ए बी को आप ऐसे लिख सकते हैं 10a प्लस बी के बराबर है। जैसे आपके पास मान लिया 24 है, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 2 प्लस 4, यही तो 24 हुआ। तो इसको ऐसे व्यक्त किया जा सकता है। अगर आपने मान लिया इसका उल्टा किया तो उल्टा क्या आया बी ए, तो बी ए की वैल्यू आपकी बनती है 10b प्लस ए। अगर आप ए बी में से बी ए को घटा रहे हैं, मान लिया ए बी में से बी ए को घटा रहे हैं, तो अगर आप ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो होगा क्या, देखिए ए बी में से अगर आपने बी ए को घटाया तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, ये वैल्यू हो गई इधर ए बी माइनस बी ए। और जब आप इसको घटाओगे तो ये आपको 10a में से a घटेगा 9a मिलेगा, और यहाँ आपको -9b मिल जाएगा। तो एक तरह से मिल गया 9 इंटू ए माइनस बी। सो अगर आपको कभी भी ए बी में से बी ए घटाना हो तो ये 9 इंटू ए माइनस बी होता है। कभी भी यहाँ तुमने ए बी लिखा और उसका उल्टा लिखा बी ए और इनको घटाया, तो आंसर होगा 9 इंटू इसका अंतर। तो अगर अंतर 5 है तो 9 इंटू 5, 9 इंटू ए माइनस बी मैं लिख देता हूँ। तो मैंने कैसे किया था कि भाई मुझे क्या करना था, मुझे तो क्लियर था कि भाई यहाँ 72 है, 27 को हटाना है, 72 को लाना है, तो ये डिफरेंस निकालना है। तो ये डिफरेंस क्या हो गया, 7 में से 2 गया 5, तो 9 पचे 45। यहाँ 43 था, यहाँ 34 था, ये तो बहुत सिंपल था खैर कि 9 का डिफरेंस है, बट ऐसे भी देख सकते हो 9 इंटू 4 माइनस 3 1 होता है, तो ये 9 के बराबर है। ठीक है। अगर कभी सवाल ऐसा हो कि भाई मैंने 37 एक नंबर है, ठीक है, इसकी जगह मैंने 73 लिख दिया, 37 लिखना था मैंने 73 लिख दिया, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे 73 को हटाना पड़ेगा और 37 लाना पड़ेगा। मान लिया मैंने ऐसा किया होता कि 37 की जगह 73 लिख दिया होता, तो 73 हटाना पड़ता, 37 लाना पड़ता, तो 37 में 73 घटाना पड़ता। इसका अंतर पता है कितना होगा, 3 माइनस 7 क्या होगा -4, तो 9 इंटू -4 यानी -36। ग्रुप में 36 का डेफिसिट हो जाता। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि अगर एक संख्या और उसकी उल्टा किया गया है तो उसका अंतर निकालने के लिए आप सीधा ये काम कर सकते हो 9 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इससे आपको बहुत जल्दी कैलकुलेशन का फायदा मिलेगा। अब आप इस कैलकुलेशन को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत तेजी से करना संभव है यहाँ पर। ठीक है, सवाल कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी साइड से 9 12 15, जो एंगल बाइसेक्टर है लार्जेस्ट एंगल का वो डिवाइड करता है अपोजिट साइड को 2 सेगमेंट्स में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट। ठीक है, अब देखो 9 12 15 देख के ट्राइंगल को, क्योंकि इसका अगर रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 3 4 5 आएगा, 3 कॉमन लेके अगर काट दो, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, और 3 4 5 क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो 3 वैल्यूज जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती हैं वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ऑल्दो इस सवाल में इसका कोई खास यूज नहीं है, क्योंकि देखो लार्जेस्ट जो भुजा होगी उसके सामने का कोण लार्जेस्ट होगा। तो अगर ये लेट से राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर्टिकुलर सवाल को करने के लिए, क्योंकि इस सवाल का सिंपल सा लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक देखिएगा। इस सवाल का लॉजिक यह है कि मेरे पास एक भुजा है 9, एक भुजा मेरे पास है 12, एक भुजा है मेरे पास 15। अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ी भुजा 15 है तो ये वाला एंगल लार्जेस्ट होगा, बिगेस्ट होगा। तो इस एंगल का मुझे एंगल बाइसेक्टर खींचना है, ऐसा सवाल ने बोला है कि अगर आप इसका एंगल बाइसेक्टर खींचोगे ऐसे तो एंगल बाइसेक्टर ऐसा मिलेगा। अब ये एंगल बाइसेक्टर, इसको एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये और ये एंगल आपके इक्वल हो गए, दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल। तो अब मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है, किन दोनों का,
कि ये जो दो सेगमेंट बने इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से निकल जाएगा। अब इसमें जो छोटा सेगमेंट है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये एंगल 90 डिग्री है या नहीं है, ये खास इसका कोई रोल नहीं है सवाल में, रोल ही नहीं है एक्चुअली, खास छोड़ो रोल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट साइड है तो इसके अपोजिट वाला एंगल लार्जेस्ट होगा, उससे काम चल जाएगा। बट किसी अन्य सवाल में इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए ये आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि भाई ये राइट एंगल भी है, ठीक है। अब एनीवे आ जाते हैं इस सवाल में, और एंगल बाइसेक्टर है तो इस पर जरा थोड़ा सा बात कर ली जाए। तो देखिएगा ध्यान से, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर आपको पता है तो ये सवाल तुरंत हल हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर मैं किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो उस एंगल को बना रही होंगी त्रिभुज की दो भुजाएं, इन दोनों भुजाओं का अनुपात अगर 9 और 12 का अनुपात निकाला जाए, उसी रेशियो में ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। छोटी भुजा के करस्पॉन्डिंग जो पोर्शन आएगा वो छोटा आएगा, 9:12 में ही डिवाइड होगा, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो सिंपली आप कहोगे 3:4 में डिवाइड होगा। अब 3:4 में डिवाइड होगा तो शॉर्टर कौन सा होगा, 3 वाला होगा, तो मैं लिखूंगा 3/7, टोटल तो 7 यूनिट है, बटे 15, 15 3/7, 15 इंटू 3/7 मेरा आंसर हो गया, ये हो गया 45/7, 7×6 = 42 बनेगा, और 3/7 यहाँ बनेगा, आंसर हो गया डी 6/3/7, यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दो होते हैं, एक तो जैसे नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर मैं लिखूंगा ABT एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कुछ भी नहीं लिखा मैंने इंटीरियर या एक्सटीरियर, तो ये बाय डिफॉल्ट इंटीरियर की बात हो रही होती है, ठीक है। बट एंगल तो एक्सटीरियर भी बाइसेक्ट हो सकता है, तो मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं आपको। जैसे ये देखो, पहले नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जिसमें आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट होता है, जो अभी हमने यूज किया, इसमें क्या होता है कि अगर ये हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये BD और DC का जो रेशियो होता है, मतलब यहाँ पर D पॉइंट पर काटा इस एंगल बाइसेक्टर, इसको हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, इस लाइन को, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो अपोजिट साइड को अगर D पॉइंट पर मिलता है, तो BD और DC का जो रेशियो होता है, वो जो AB और AC का रेशियो है, AB और AC का रेशियो ही BD/DC होता है, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोण द्विभाजक प्रमेय। अब ये बाइसेक्शन आपका इस बाहर वाले एंगल का भी हो सकता है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर त्रिभुज आपका है ABC, इस त्रिभुज ABC में ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, अगर मैं इसका एक बाइसेक्टर खींचूं जो कि इस BC को एक्सटेंड करने पर D पॉइंट पर मिलता है, तो इस D पॉइंट की दूरी इस B से और इस D पॉइंट की दूरी ही इस C से, अगर आप रेशियो लिखोगे BD/DC, तो ये अभी भी AB/AC के बराबर होगा। तो जो स्टेटमेंट में ये एक्सप्रेशन है ना बेटा, ये दोनों में सेम है। देखो यहां भी यही था, BD/DC, ये D पॉइंट पर मिला BC को, तो BD B को D से मिलाया और C को D से मिलाया, इनका रेशियो क्या है, AB/AC के बराबर है, ठीक है। मतलब जो एंगल बना रही हैं दोनों भुजाएं, उनका रेशियो। यहां पर क्या हो रहा है, यहां भाई ए वाला एक्सटीरियर एंगल हमने लिया, तो ए पर कौन सी दोनों भुजाएं मिल रही हैं, ये दोनों मिल रही हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो है वही जब हम एंगल बाइसेक्टर यहां खींचेंगे डी पर मिलेगा, तो इस बी से डी की दूरी और सी से डी की दूरी बराबर होगी। तो स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है, बस डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बन जाता है, बट अदरवाइज स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है, सेम नोटेशन है कि भाई जिस पॉइंट पर मिलेगा वो पॉइंट हमारा डी कहलाएगा। तो ये दोनों मैंने रिवीजन करा दिया आपको, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ए जो है 100 रुपये प्रति घंटे अर्न करता है और 8 घंटे काम करता है पर डे। बी हमारा 120 रुपये पर घंटे चार्ज करता है और 6 घंटे पर डे काम करता है। रेशियो ऑफ पर डे वेजेस ऑफ बी टू दैट ए। तो बी और ए का अगर मुझे पर डे का वेज रेशियो निकालना है, तो बी देखो 120 रुपये घंटे लेता है और 6 ही घंटे काम करता है, तो इसका एक दिन का वेज बनेगा 120 इंटू 6। और जो ए है वो 100 रुपये घंटे लेता है और एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो यही रेशियो मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो 20×5 = 100, 20×6 = 120। अब यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास बच रही है एक तरह से 36/40 हो गया ये। अब 9 से काट ले, 4 से काट लेते हैं, 4×9 = 36, 4×10 = 40, 9/10 मेरा आंसर हो गया डी, ठीक है। B2 ये पूछा है, A2 भी नहीं पूछा है, इसलिए ये ख्याल रखना है। सवाल है कि एक ट्रेन है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, ये डेस्टिनेशन 19 मिनट लेट पहुंचती है, जबकि अगर ये ट्रेन 49 की स्पीड से चले
तो ये केवल 9 मिनट लेट होगी। आपको बताना है कि जो करेक्ट टाइम है इस जर्नी का, करेक्ट टाइम वो क्या क्या है, मतलब कितना नॉर्मली लगेगा, राइट। करेक्ट टाइम का मतलब इसको ऐसा समझना है कि यार अगर ये लेट ना हो या जल्दी ना पहुंचे तो एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा इसको, ये कहने का मतलब है करेक्ट टाइम। तो आप कहोगे पहले स्पीड 35 है, बाद में स्पीड कितनी हो गई, 49 हो गई। दूरी तो वही है, सेम है, ठीक है। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, सेम डेस्टिनेशन की बात हो रही है। तो अगर आप इनका अनुपात निकालोगे तो 7 से कटेगा, 7 पचे 35, 7 सत्ता 49, 5:7 बना। इसको मैं क्या बोलूंगा, स्पीड रेशियो। ठीक। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम है ना, क्योंकि ट्रेन चल रही है, डेस्टिनेशन जा रही है, तो अगर दो स्पीड मेरे पास S1:S2 हो, ठीक है, S1:S2 है, T1:T2 जो होता है, जो टाइम का रेशियो होता है, वो रिवर्स स्पीड रेशियो होता है। ठीक, तो जो 5:7 मुझे स्पीड रेशियो मिल रहा है, अगर मुझे इन्हीं का टाइम रेशियो लिखना हो तो ये हो जाएगा आपका 7:5 का, रिवर्स, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब आप कहोगे कि देखो यहां पर हमारी गाड़ी 19 मिनट अधिक ले रही थी, प्लस 19 मिनट ले रही थी, यहां पर हमारी गाड़ी 9 मिनट लेट है, तो 9 मिनट अधिक ले रही है नॉर्मल टाइम से। तो मेरे को एक बात ये बताओ कि इन दोनों केसेस में समय में कितना फर्क है। तो हम अगर इन दोनों के केसेस के समय के फर्क को देखें तो हम मान लेते हैं कि जो नॉर्मल टाइम लगता वो टी लगता, तो T+19 मिनट यहाँ लगे और यहाँ पर T+9 मिनट लगे। इन दोनों का जो अंतर है क्या वो 10 मिनट का है, दोनों केसेस में जो अंतर है समय का वो 10 मिनट का है। आप कहोगे अगर मैं इसको यहाँ इनकॉर्पोरेट करूँ तो मैं कहूँगा 2 यूनिट का अंतर है। क्या ये 2 यूनिट का अंतर ही 10 मिनट के अंतर के बराबर है? तो पहले केस में मुझे कितना टाइम लग रहा है, आप कहोगे 7 यूनिट का। तो 2 यूनिट अगर 10 मिनट के बराबर है तो 1 यूनिट 5 हो गया, 7 यूनिट हमारा 35 मिनट के बराबर हो गया। यस और नो, लगेगा कि नहीं लगेगा 7 यूनिट? अब आप मुझे बताओ कि पहले केस में जब मुझे 35 मिनट लग रहा है तो क्या ट्रेन 19 मिनट लेट थी? यस। तो जो टी की वैल्यू होगी, आप कह रहे हो T+19 ही 35 के बराबर है, क्योंकि पहले केस में 35 मिनट लग रहा है। तो जो नॉर्मल टाइम है वो इसको घटाने से मिलेगा, जो कि 16 के बराबर आएगा, 16, यानी मेरा आंसर क्या है, बी, 16 इज द राइट आंसर। कि नॉर्मल जो टाइम होगा इस जर्नी को कवर करने में वो 16 मिनट होगा। ठीक है, करेक्ट टाइम का मतलब समझ लेना है, नॉर्मल टाइम की बात कर रहा है कि अगर स्पीड जो है नॉर्मल है, मतलब वो स्पीड है जिस पे वो सही समय पर पहुंचती है, नॉर्मल टाइम पे या करेक्ट टाइम पर पहुंचती है, तो वो ड्यूरेशन कितना है। ठीक है, दैट विल बी सिंपली 16 मिनट्स। सवाल कह रहा है, देखिए कि एक टेबल दिया है, उसमें प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स दिए हैं थाउजेंड्स में, 2016, 17, 18, 19, 20, ये 5 सालों में डिफरेंट टाइप के कार जो हैं ABCDE का प्रोडक्शन दिया है। जैसे मैं एक रैंडम डेटा उठा लेता हूँ, 2016 में जाता हूँ, तो ए ने 52, ना कि 52 बल्कि 52 थाउजेंड्स में है, तो 52,000 प्रोडक्शन हुआ है कार का। बी दूसरा है तो बी ने 46,000, सी ने 54,000, डी ने 48,000 और ये 30,000 है हमारा ई। ये डेटा है। सवाल कर रहा है कि आप बताओ कि जो टोटल प्रोडक्शन है टाइप ए कार्स का 2016 में, टाइप ई कार्स का 2019 में, टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार्स ड्यूरिंग 17 एंड 18। तो सवाल ये है भैया कि ए लेना है मुझे 2016 में, ई मुझे लेना है 2019 में, डिवाइडेड बाय सी हमें लेना है 2017 प्लस 2018, और इसका मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मतलब क्या करना है, 100 से गुणा करना होगा। तो हम रेशियो लिखते हैं, 100 से गुणा कर लेंगे रिक्वायरमेंट होगी, या सीधे अगर पता चल जाएगा तो ठीक है, क्योंकि हम तो फ्रैक्शन देख के भी कई बार परसेंटेज बता पाते हैं। तो जरा इसको गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, ए जो 2016 में है वो है 52, तो ये वैल्यू हमारी 52 हो गई, प्लस ई हमारा जो 2019 में है, ये 2019 यहाँ है, और ई यानी लास्ट वाला, तो ये हो गया 54, तो 52 + 54 हो गया। अब सी हमें लेना है 17 और 18 में, सी मतलब तीसरा, तो तीसरा यहाँ 45 है और 18 में भी 45 है, तो ये 45 + 45 है। तो मामला जो है 52 + 54 हो गया 106/90 का है। 106/90 का हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई,
यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 52, 54 और ए हो गया 16 और ई हो गया हमारा 19। उसके बाद ये 45 45 था, तो ये हो गया आपका 106 प्लस अपॉन 90। इसका परसेंटेज निकालना है। तो बहुत सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि ये वैल्यू जो मेरी सॉल्व होके यहाँ से निकल के आएगी 106 बटे 90। अगर मैं इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहूँ तो एक तरीका तो है 100 से गुणा कर लो। 100 से गुणा करेंगे तो एक जीरो नीचे से कट जाएगा, एक ऊपर ऐसा लग जाएगा। आपका बनेगा 9 एकम 9, एक हासिल आएगा 16 हो गया, 9 एकम 9, 7 बच गया 70 हो गया। अब 8 बार जाऊंगा नहीं, मैं 7 बार जाऊंगा, फिर दशमलव में कुछ कुछ आएगा, तो 117 पॉइंट कुछ कुछ क्या होगा, आंसर होगा ए। ए के अलावा यहाँ पर कोई उत्तर नहीं हो सकता है। 117.78 आपका आंसर हो गया। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका था कि हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि 106 में से क्या करते, 90 हटा देते तो बनता 1 प्लस 16 बटे 90। राइट, बनता कि नहीं बनता? तो इसको मैं ऐसे भी सोचता हूँ 1 प्लस 15 बटे 90 प्लस 1 बटा 90। 15 बटे 90 आपका बनता है 1 बटे 6, जो कि होता है 16.66%, और 1 बटा 90 होता है 1.11%। तो आपकी वैल्यू आ जाती है 1 प्लस 16, 1 होता है आपका 100%, तो 1 आपका बन जाता है 100 प्लस 16.66 प्लस 1.11, आपका आंसर यही मिल जाता। ऑल्दो इतना करने की नीड नहीं है, ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये चीज़ें संभव है। एक और चीज़ अगर आप गौर से देखें यहाँ पर कि मेरे पास 9 नीचे है, यहाँ 106 ऊपर है। अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? 11 9 99 होता है, 12 9 108 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये तो क्लियर है ना कि ये 100% से अधिक है। 106 90 से 100% से अधिक है। अब मैंने आपको ये बताया कि भाई देखिए आपका जो परसेंटेज होगा वो 110 से 120 के बीच में होगा, क्योंकि 11 9 99 होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, अगर मैं इस वैल्यू को देखूं, इसका मैं 10% मान लिया निकाल लूं, तो इसका 10% 9 के बराबर आएगा बेस का। तो 10% अगर 9 के बनाए आ रहा है तो मैं 11 से गुणा करूंगा तो 110% 99 आया, और 120% कितना आया मेरा, 12 से गुणा होगा तो 108 आया। ये वैल्यू इसके बीच में है, यानी मेरा आंसर 110 से 120% के बीच में है, यानी मेरा आंसर ए है। अब ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें इसका रॉसम मेथड बताने जा रहा हूं। सुनोगे? सुनना है रॉसम मेथड? ठीक है, तो भैया देख लो जरा रॉसम मेथड इसका। रॉसम मेथड में आपको एक बात बताऊंगा। आप मुझे बताओ, किसी भी संख्या को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या क्या रिमाइंडर मिल सकता है, जरा मुझे बताओ। तो आपने किसी संख्या को अगर 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, यानी डिवाइड हो गया, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, डॉट डॉट डॉट, रिमाइंडर कहां तक आ सकता है, 8 तक आ सकता है। एक रिमाइंडर आया मतलब क्या हो गया कि 1/9 फ्रैक्शन पार्ट बनेगा। 1/9 का मतलब होता है 0.1111 डॉट डॉट डॉट। 2 का मतलब हो जाएगा 2/9 का 0.222 डॉट डॉट डॉट। 3 का मतलब समझ में आ गया, 0.33। अब आप राउंड ऑफ करके सोचो ना कि अगर किसी संख्या को मैं 9 से डिवाइड करूंगा और अगर रिमाइंडर बचेगा तो 0.11, 0.22, 0.33, 0.44, 0.55, 0.66, 0.77, 0.88, या फिर 0.99 कह लो। राइट, एक्चुअली 0.99 का मामला नहीं आएगा, 8 का मतलब 0.88। राइट, 0.99 कॉन्टिन्यूड का मतलब वो नंबर डिवाइड हो गया। इसका मतलब दशमलव के बाद यही संख्याएं आ सकती हैं आपकी। ओके, अगर आप आंसर को गौर से देखो तो जो आंसर आपको दिया है वो दशमलव के 2 अंकों तक दिया गया है, जिसको हमने सिर्फ दशमलव के 1 अंक तक लिखा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो जो वैल्यू है वो टर्मिनेट करके है, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा तो एक ही अंक तक लिखेंगे। अगर वो कंटिन्यूड है तो हमने 2 अंक तक का, भाई अगर मैं ऑप्शन में दशमलव के 2 अंकों तक इस्तेमाल कर रहा हूं तो 2 ऑप्शन दशमलव के 1 अंक तक हैं, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली इतनी वैल्यू आई। ठीक है, अब अगर आप देखो इस पैटर्न को तो इस पैटर्न से आपको पता चलेगा कि भैया यहां पर 0.34 तो कभी आना ही नहीं है, क्योंकि 0.33 को अगर मैं कॉन्टिन्यूड देखता हूं तो राउंड ऑफ करूंगा तो 0.33 ही रहेगा। 0.33 के बाद 3 है ना, अब 3 यहां 4 थोड़ा ना बना देगा, 0.33 ही कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये लॉजिक से अगर मैं देखूं कि भाई दशमलव के 2 अंकों तक मेरा आंसर हो सकता है, यहां पर है इस केस में, और तो यहां पर आप कहोगे अगर कोई आंसर आ सकता है तो वह है 0.77। यही चीज जब साथ साथ कॉन्टिन्यूड होगी तो राउंड ऑफ होकर 0.78 बनेगी, आंसर हो जाएगा ए।
आप कहोगे सर 0.22 भी तो हो सकता है और उसी को राउंड ऑफ करके 0.2 लिखा गया हो। ऐसा नहीं है, अगर आप लॉजिक लगाओगे मेरी तो आपको बात समझ में आएगी कि अगर मैं किन्हीं भी दो ऑप्शंस में दशमलव के 2 अंकों का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी मैं दशमलव के 2 अंकों तक आंसर लिखना चाहता हूं, अगर मैंने दशमलव के 1 अंक तक ही आंसर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि आंसर टर्मिनेट हो गया, मतलब दशमलव के 1 अंक तक गया फिर रुक गया, आगे मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इन दोनों में से उत्तर 1/9 वाले केस में अगर मैं इस प्रोसेस से रिमाइंडर देखूंगा तो आपको दिखेगा कि नहीं बन रहा है, राइट। बट मैं आपकी बात से असहमत भी नहीं हूं कि अगर आप बोलोगे सर नहीं सी की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, मैं मान सकता हूं, ठीक है कि चलो ठीक है हो रहा होगा। बट इस प्रोसेस को आप समझ लीजिए क्योंकि ये प्रोसेस आपको बहुत हेल्प करेगा कि नहीं अन्य सवालों में। मैंने आपको इसको पहले भी समझाया, मैं फिर से समझा रहा हूं कि रिमाइंडर्स का आइडिया होना, ठीक है, जैसे 6 वाले केस में मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं, अभी 9 वाला केस मैंने डिस्कस किया, इससे आपको फेयरली आइडिया लगेगा कि दशमलव के बाद क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। तो जब आपको ये क्लियर हो गया कि मेरा डिवीजन है 90 से 9 से नीचे, तो आपको पता है कि मेरे आंसर में दशमलव के बाद क्या आ सकता है, ठीक है, और क्या नहीं आ सकता है, दैट इज क्लियर, ठीक है। इससे आपको एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगी। सवाल कह रहा है कि आपको सर्कमफरेंस निकालना है अप्रॉक्सीमेट उस सर्कल का जिसका रेडियस का लेंथ रेक्टेंगल के लेंथ के बराबर है, जिसका रेडियस एक्चुअली में रेक्टेंगल के लेंथ के बराबर है, उसका पेरीमीटर 60 है, किसका, रेक्टेंगल का। ये भी दिया हुआ है कि रेशियो लेंथ और ब्रेड्थ का 3:2 है, पाई को आपको 3.14 लेना है। तो कह क्या रहा है सवाल कि भाई मेरे पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में इसका पेरीमीटर मुझे 60 दिया है और ये 3 और 2 का रेशियो यहाँ पर बनेगा। तो आप मेंटली सोचिए, अगर 3x और 2x सोचिए तो पेरीमीटर कितना बनेगा, 3 2 5 और 5 दूनी 10x पेरीमीटर बन जाएगा। ये वैल्यू आपकी 60 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x अगर 6 आ गया तो लेंथ कितना हो गया, 18। यही कह रहा है तुम्हारा रेडियस है, तो रेडियस हमारा 18 आ गया। अब देखिए सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 18 हो गई, 18 हो गई। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, पहले 18 और 2 को गुणा करिए, बनेगा 36। 36 इंटू 3.14 मेरा आंसर हो गया। 36 यहाँ कितना होता है, 108, ठीक है। अब बचा क्या मेरा, 36 इंटू 0.14। मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, 36 को मैं 0.1 से गुणा करूंगा, 3.6 मिलेगा, और 36 इंटू 4 144 होता है, ठीक है। अगर मैं 0.04 कर रहा हूं तो 1.44 मिलेगा, तो ये वैल्यू इतनी हो गई। इनका टोटल लगभग 5 है, 108 में जोड़ेगा 113 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, सी। वैसे भी आपको दिख रहा था कि जब आपने यहाँ 108 लिख दिया और प्लस में 36 इंटू 0.14 है, 36.1 से अगर गुणा हो जाए, या आप मेंटली सोचो कि 36 अगर 0.15 से गुणा हो जाए तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है 54, राइट, यानी 5.4, 5 के आसपास चेंज होगा। 108 और 5 113 होता है, तो आंसर आ गया आपका सी, ठीक है। सवाल कह रहा है कि डिफरेंस हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में वो 56 का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले और दूसरे साल का यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, सेम नहीं है, तो प्रिंसिपल बता दो। अगर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता तो कहानी अलग होती है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो दशमलव में आपको परसेंटेज दिए हैं, इनकी अप्रॉक्सीमेट फ्रैक्शनल वैल्यू सोचो क्या है, 14.28% की अप्रॉक्सीमेट फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है, या यूं कह लें कि 1/7 जो फ्रैक्शन होता है उसकी अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज वैल्यू 14.28 होती है। ऐसे ही 11.11% जो होता है इसकी अप्रॉक्सीमेट फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। अब आपका जो सवाल है वो सवाल ये हो गया कि भाई एक वैल्यू हो गई +1/7 पहले साल, एक वैल्यू हो गई +1/9 दूसरे साल। अब फ्रैक्शन में जो 7 और 9 है इनका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 9 इज 63। अब आप अपना प्रिंसिपल 63 मान लो। 63 अगर आपने प्रिंसिपल माना तो उसका 1/7 क्या बनेगा, 9। ये हो गया सीआई पहले साल का। 63 में 9 जोड़ेगा 72 बना, 72 का 1/9 निकालिए, 8 बना। ये हो गया आपका सीआई दूसरे साल का। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 यूनिट का। क्वेश्चन ने इसी वैल्यू को दिया हुआ है 56 के बराबर। अब 56 अगर 1 यूनिट हो गया, 56 रुपीज यानी ये हो गया, तो 63 यूनिट तुम्हारा प्रिंसिपल है, तुम्हारा आंसर हो गया
63 इंटू 56। ठीक है, अब कैसे इसको जल्दी से कैलकुलेट करेंगे? मल्टीपल तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट गुणा करो आप 63 को 50 से, इसको 50 प्लस 6 सोचिए। 50 से गुणा करने का मतलब क्या होता है ना, आधा कर लो और 100 से गुणा कर दो, तो ये बनेगा आपका 3150। 63 इंटू 5 315 होता है, 50 गुना ये हो गया। और 63 इंटू 6 अगर निकालना हो तो 315 63 इंटू 5 है। 63 इंटू 6 क्या बनेगा? 378, क्योंकि आप 60 प्लस 3 सोचिए, 6 से गुणा करिए, 360 प्लस 18, या फिर 315 में 63 जोड़ लिए 378 बना, तो यहाँ आप लिखिए 378। तो ये हो गया 8 7 5 12, 3 1 4 1 5, 3528, और आपका आंसर हो गया A 3528 इज द राइट आंसर। सवाल कर रहा है कि आप इस ग्राफ को अध्ययन करें, पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। कि कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इन जापान, अमेरिका एंड चाइना टुगेदर। तो कह रहा है कि आप परसेंटेज इंक्रीज निकालिए, पहले जापान में निकालिए, चाइना में निकालिए, अमेरिका में निकालिए। कब निकालना है? मतलब जैसे जो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है ना 19 20 और 20 21 का, तो इस पीरियड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है जापान, चाइना और अमेरिका का निकालिए, फिर उन परसेंटेजेस का एवरेज निकाल के आप बता दो। ठीक, ये सवाल है। तो देखो यहां पर मैं लिखा जापान, अमेरिका और चाइना। देखो जापान कहां पर है? जापान आपका यहां है, 500 से 1500 हो गया। एक क्विक रिएक्शन ध्यान रखो, 500 से 1500 क्या हो रहा है? 500 से अगर कोई चीज 1500 हो रही तो आपको दिख रही है ना कि 3 गुना हो गई। अगर आपको पता लगा कि वैल्यू 3 गुना हो गई, क्योंकि ये बहुत सिंपली दिख रहा है, तो 3 गुना हुई तो 3 में 1 घटा लो, 2 बचा, 200% लिख दो आपके जापान में 200% का चेंज हो गया। ठीक है, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई चीज के गुना हो जाए तो परसेंटेज चेंज जो है k-1 इंटू 100% होता है। k-1 इंटू 100% होता है, तो 3 गुना हो गया तो 2, 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 100%, 200%। अगर मान लिया 2.5 गुना हो गया होता तो 2.5 माइनस 1 1.5, 1.5 इंटू 100 यानी 150%। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। अब अमेरिका में जाके देखते हैं। अमेरिका में अगर जाओगे तो 650 आपका 1650 हो गया, तो डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है कितना गुना हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा इसको कि मुझे यह भी निकालना है कि 650 1650 हो गया तो कितना चेंज आया। ये अमेरिका का चेंज है। तीसरा चेंज है चाइना का। चाइना का चेंज 600 1800 हो गया, सिंपली यहां भी 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ? 3 गुना, 3 गुना का मतलब होता है 200% इंक्रीज, तो ये भी 200% हो गया, चाइना भी। अमेरिका का निकालना है, तो 625 में 0 काट दो, फिर 5 से अगर काटोगे तो ये बनेगा 13, और 5 से आप काटोगे तो ये वैल्यू आएगी 5 तियां 15, और फिर 5 तियां 15, 13 से 33। ठीक है, अब 13 से 33 कितना चेंज आया? आप कहोगे 20 का चेंज आया, तो मुझे निकालना है 20/13। निकालना है कि नहीं निकालना है? परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करना है इसको 20/13 को, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं, बहुत गौर से देखिएगा। 1/13 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है ना 7.7% होता है अप्रॉक्सीमेटली। एक्चुअल में 7.69% होता है, बट आप ये ध्यान रखिए 7.7%, क्योंकि 1/13 का जब भी यूज होगा तो आपका 7.7% काम कर देगा। अब देखो आंसर में गैप ठीक ठाक है, एवरेज में भी 84 है, 78 है, तो 7.69 को 7.7 मानने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 7.7 आप ध्यान रखिएगा। तो 20/13 अगर आप कर रहे हो तो परसेंटेज में ये 20 इंटू 7.7 बनेगा। 77 दूना 154 होता है। ठीक है, तो ये 154% हो गया एक तरह से। अब एवरेज निकालना है तो इन तीनों का औसत करेंगे, 200 200 400 और एक 554/3। ये वैल्यू होगी 3 एकन्नम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, लाइक दैट 184.6। जैसे आपको 18 दिखा आंसर आप डी लगा सकते थे, बट पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो तो आंसर आ गया आपका। ठीक है,
सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे कि आपको एक टेबल दी है और उसके बेसिस पे आंसर देना है आपको। टेबल में कह रहा है कि टेबल में टोटल पॉपुलेशन लाख में दी है एक शहर की 2000 से 2004 तक, और रेशियो मैन और वुमेन का उस पीरियड में दिया हुआ है। तो देखो ये हर साल में एक तरह से डेटा आप देख लो, 2000, 2001, 2, 3, 4 पॉपुलेशन टोटल दी है, ये लाख में है, तो ये 143 का है, 143 लाख है, ठीक है। तो ऐसे लाख में डेटा दिया है, और मैन और वुमेन का यहाँ रेशियो भी दिया हुआ है कि भाई इस 143 में जो मैन और वुमेन का रेशियो है 7:4 है, तो ये प्रोवाइडेड है। अब सवाल है कि आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मैन इन 1-3 और टोटल नंबर ऑफ वीमेन इन 0-4। तो देखो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ कि हमें निकालना है मैन 1+3 में, और वुमेन निकालना है हमारा 0 यानी 2000, तो मैंने 0 लिख दिया, 4 यानी 0 और 4 लिखा, और ये हमें इनका अंतर निकालना है। तो ज़रा जूम करेंगे और जूम करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले तो इस चीज़ को ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे हम इस केस को। तो हम यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले सन, ये मैन को निकालना है 2001, एक का मतलब 2001 में गए, टोटल दिया हुआ है, मैन और वुमेन का रेशियो दिया है, ठीक दिया हुआ है। तो ये जो 3 है मैन का पार्ट, आप कहोगे 3/5 इंटू 145, ये मैन की पॉपुलेशन होगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3/5 इंटू 145 प्लस जो 2003 में यही चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है मैन के बारे में, तो ये 9 यूनिट है, टोटल 17 है, 136, तो ये बनेगा 9/17 इंटू 136, ठीक है। अब वुमेन की वैल्यू देख लेते हैं 2000 और 2004 में। सो 2000 में वुमेन कितना बनेगा, ये 7:4 है, तो 4/11 इंटू 143, मैं लिख लेता हूँ 4/11 इंटू 143 हो गया, प्लस सन 2004 में जाएंगे तो 150 है, 13:12, तो वुमेन हो जाएगा 12/25, 12 और टोटल 25 है, इंटू 150 बनेगा। यही मुझे सॉल्व करना है, जरा फटाफट काटिए यहाँ पर। तो 5 से काटूंगा तो ये बनेगा 29, 17 से काटूंगा 17 8 136, यहाँ से 11 से काटोगे तो ये 13 बनेगा, 25 से काटोगे यहाँ 6 बनेगा। अब देखो 29 यहाँ कितना हो गया, 87 प्लस 72, यहाँ पर आया 52 प्लस 72। अगर मैं अंतर निकालूंगा तो ये 72 भी कट जाएंगे, और ये बहुत एडवांस स्ट्रैटेजी है कि आप सीधे जोड़ो मत, पहले दो चीज़ों को जोड़ के, ठीक है, फिर इन दो चीज़ों को जोड़ के मुझे घटाना है, तो मैं क्यों ना पहले ऐसे सेपरेटेड लिखा रहने दूं फिर घटाऊं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ 72 से 72 कट ही गया, घटाना जब है तो ये 72 कट ही गया। अब 87 में मुझे 52 घटा लेना है, तो ये वैल्यू हो गई 3 5 यानी 35। अब अगर 35 आया तो मेरा आंसर क्या होगा, 35 लाख, 35 लाख मेरा आंसर हो गया। देखो कहाँ दिया हुआ है 35 लाख, आंसर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। तो एक बार अगर आपको देखना तो देख लीजिए सोल्यूशन मैंने क्या किया है। मैंने 2001 में आदमी निकाले, मैन कितने हैं, 2003 में निकाले, फिर सन 2000 में औरतें निकाली, 2004 में निकाला, दोनों का अंतर निकालना था, यानी इसमें से ये घटाना है। तो जब आप इसमें से ये घटाने जाएंगे तो ये 72 तो कट ही जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे, ये वैल्यू आपकी 35 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल आपसे कह रहा है कि अगर x आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 23, 39, 32, 56 में से, यानी सब में x सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। आपको बताना है कि 8, 11, x, 15, 10 और 9 का एवरेज क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 11 और 8 19 हुआ, 19 और 15 34 हुआ, 34 10 44 हुआ, 44 और 9 कितना हुआ, 53। तो ये हो गया आपका 53 प्लस x डिवाइडेड बाई टोटल 6 संख्याएं हैं। यहां पर देखिएगा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मुझे x निकालना है। अगर x निकल जाए तो आंसर आ जाएगा, यहां से x सॉल्व करना पड़ेगा। तो x को जरा सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये आंसर नहीं होगा, मैंने काट दिया, क्यों नहीं होगा, क्या कारण है। कारण ये है बहुत सिंपल सा कि मैंने आपको बता रखा है कि 6 से डिवाइड करने पे जो यूनिट डिजिट्स आ सकते हैं, याद है आपको कि नहीं, 1/6 तो 10.1
के बाद 6 कॉन्टिन्यूड, 2/6 कॉन्टिन्यूड, 3/6 तो 10.5 एंड में आएगा। अगर आप 4/6 करेंगे तो 2/3 बनता है, वो 0.67 बन जाएगा, है ना। और 5/6 होगा 0.833 आएगा। उस रीजन से मुझे पता है दशमलव में 2-3 तो नहीं आएगा, लेकिन ये भी आ सकता है, परफेक्टली डिवाइड भी हो सकता है, लास्ट में 0.67 भी आ सकता है। तो आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, कि भाई डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो इंटीजर आएगा। तो ये चीज आप अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करिए, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना आप शुरू करोगे एटलीस्ट, और कई बार आपको एक ही आंसर ऐसा मिलेगा तो आप उसको लगा भी पाओगे। अब देखो यहाँ एक्स कैसे निकलेगा। तो इसका देखिए सिंपल सा तरीका क्या होता है कि आप 23 माइनस एक्स करते हो, यहाँ पर आप 39 माइनस एक्स करते हो, यहाँ पर आप 32 माइनस एक्स करते हो, यहाँ आप 56 माइनस एक्स करते हो, और आप कहते हो कि ये वैल्यू जो है ये प्रपोर्शन में है। अब इसका पहले मैं नॉर्मल तरीका बताता हूँ, फिर मैं आपको स्मार्ट अप्रोच ही बताता हूँ। आप इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 16 मिला, यहाँ पर आप डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 24। फिर ये जो डिफरेंसेस हैं इनको सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे मुझे यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये 3 से गुणा करने का मतलब क्या है, डिफरेंस 3 से गुणा होने का मतलब है ये 3 गुना करोगे तब डिफरेंस 3 से गुणा होगा। ये 2 गुना करने का मतलब क्या है, राइट साइड में ये 2 से गुणा हो गए, और जब ऐसा कर दोगे आप तो ये न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा। ये लॉजिक होता है। तो मैंने यहाँ 2 से गुणा किया, यहाँ मैंने 3 से गुणा किया, तो मैं अब क्या कह सकता हूँ स्पेशली कि इसका 3 गुना और इसका 2 गुना बराबर होंगे। डिनोमिनेटर में भी इसका 3 गुना और इसका 2 गुना बराबर होंगे, बट एक्स ही निकालना है ना, तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के बराबर कर दो आप। तो आप कहोगे 23 इंटू 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 32 इंटू 2 माइनस 2x। यहाँ 3x और 2x x बनेगा, और ये वैल्यू हो गई आपकी 69 माइनस 64, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। एक्स का 5 आप एक तरीके से और ला सकते हो, आप इन नंबरों को सिर्फ ऐसे लिखो 23, 39, 32 और 56। इसका अंतर ऐसे लिखो 16, इसका अंतर आप ऐसे लिखो। ये कब लगाना है आपको, पैटर्न देख लो कि जब सेम चीजें आपने सब में घटाई हैं, ठीक है, सेम चीजें आपने सब में घटाई हैं, तब की बात मैं कर रहा हूं, और ये चीजें प्रपोर्शन में हैं, तो आपकी ये वैल्यू 24 के बराबर हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या कार्य करना है, इस चीज को समझिएगा। उसके बाद आपको कार्य ये करना है कि ये 16 और 24 है, ये 16 और 24 अगेन क्या रेशियो है, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, इनका आपस में रेशियो 2:3 है। तो अगर 2:3 है तो इस 3 को आप गुणा करेंगे इससे, पहले वाले नंबर से, और इस 2 से आप गुणा करोगे इस वाले नंबर को। तो ये 23 इंटू 3 बनता है 69, और ये 32 इंटू 2 बनता है 64। इसको अगर आप घटाएंगे तो वो वैल्यू मिल जाएगी जो आपने सब में घटाई है, और प्रपोर्शन बन गया एक्स की वैल्यू 5, ठीक है। तो ये इसी चीज का जो आपने यहां लिखा नहीं 23 इंटू 3 माइनस 32 इंटू 2, समझ रहे हो, ये उसी चीज को करने का तरीका है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो आप इस फॉर्मेट में भी इस चीज को समझ सकते हैं, और यहां से x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और जब x 5 आ गया तो ये वैल्यू आपकी 58/6 हो गई, हुई कि नहीं हुई। और 58/6 लिखते आपको एक बात पता है ना, इवन नंबर को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर या तो 2 आएगा या 4 आएगा, और 2 के केस में 0.33 बनेगा, 4 के केस में 0.66 कॉन्टिन्यूड बनेगा। क्या 0.33 वाला कोई आंसर है, नहीं, तो आंसर क्या होगा डी। खैर, आप कहोगे सर क्यों कॉम्प्लेक्स तरीका बता रहा हूँ, बस मैं आपको ये चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि यार तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। अदरवाइज तो 58 और 6 का डिवीजन बहुत आसान है, 6 9 54, और 4/6 2/3 होता है, जो कि 10.67 बन जाएगा, 9.67 डिवाइड करके भी आ जाएगा, आंसर हो गया डी, राइट। तो इस तरह से डीपीक्यू नंबर 63 खत्म होती है। अब आपका ये देखिए होमवर्क है, होमवर्क को सॉल्व करना है और आंसर कमेंट करने हैं सभी को। a+1/a अगर 7 है तो आपको बताना है a³ - 1/a³ क्या होगी, a³ + 1/a³ क्या होगा, a⁴ - 1/a⁴ क्या होगा, a⁵ + 1/a⁴ क्या होगा, a⁴7 + 1/a⁴ क्या होगा। ये मत सोचना कि सॉल्व तो हो ही जाएगा, नहीं, करके कमेंट करके आंसर बताना मुझे, ठीक है। टेलीग्राम के लिए टेलीग्राम पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो आप,
और आज मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज मैंने जो आपसे चीज़ डिस्कस करी है कि रिमाइंडर से हमें ये आइडिया होता है कि दशमलव के बाद क्या क्या आ सकता है। जैसे मैंने 6 से डिविजिबिलिटी वाले डिस्कस किया, 9 से डिविजिबिलिटी का भी डिस्कशन किया आपसे, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि मल्टीपल क्वेश्चन में उसको अप्लाई करके मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा इस तरह का डिस्कशन। मुझे कमेंट में अपने फीडबैक दीजिएगा, क्या ये चीज़ें आपको फ़ायदा कर रही हैं, क्या ये चीज़ें आप नई सीख रहे हो। साथ ही साथ रिवीजन पार्ट भी आप लोगों के फीडबैक के बाद मैं ऐड कर रहा हूँ कि जैसे ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इसको मैंने आपका यहाँ रिवाइज कराया, इसका भी फीडबैक देना कि क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, मतलब फ़ायदा दे रही है, रिवीजन मिल रहा है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये मत डिस्कस करो सर, वीडियो लंबा हो जाता है। ये देखो 9 से अगर डिफरेंस निकालना है तो ये 9 × a - b, क्या इससे वैल्यू एडिशन हो रही है, क्या इस तरह का ही आप डीपीक्यू चाहते हो जिसमें मैं कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करूँ। ठीक है, ताकि डीपीक्यू आपको रिवीजन भी दे, ताकि आपको डीपीक्यू कहते हैं ना कि कंप्लीट एक ऐसा पैकेज हो जाए कि अगर आप डीपीक्यू करते जा रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसा लगा आपको ये डिस्कशन, ज़रूर बताइएगा। इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? देखिए, नई चीज़ें हमेशा थोड़ी तकलीफ देती हैं, बट अगर आप दिमाग अप्लाई करोगे तो आप ज़रूर समझोगे। ठीक है, ज़रूर बताइएगा कि आपको रॉसम अप्रोचेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए मुझसे। मंडे वेंसडे फ्राइडे ध्यान रखना 11 बजे आना है, मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, तभी सवाल तुमसे डरेगा। ठीक है, गुड बाय।